नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। वे टू विदेश कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जब हम हमारे देश में, हमारे स्टेट में या हमारे शहर में कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, उससे पहले बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। उस बिजनेस के बारे में सर्वे करते हैं कि ये बिजनेस में और कौन कौन है, किस तरह इस बिजनेस को हम हमारे लिए सफल बना सकते हैं और इसमें हम हमारे परिवार का गुजारा कर सकेंगे। ऐसी कई बातें हम सोचते हैं। मगर जब बतौर बिजनेसमैन अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो कितनी सारी चीज़ें आपको सोचनी होगी, कितनी सारी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं वे टू विदेश कार्यक्रम में है। आज का हमारा मुद्दा है डिफरेंट बिजनेस कैटेगरी के लिए कनाडा कितना सही है। कनाडा में जाकर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। जो सवाल आपके मन में है वही सवाल मैं आज पूछने वाली हूँ। आज फिर एक बार हमारे साथ जुड़े हैं रवि विर्क जी। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू गायत्री फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। जो हमारे साथ में नए दर्शक जुड़े हैं पिछले एपिसोड में जिन्होंने देखा था, उसके अलावा जो लोग हमसे आज जुड़े हैं उनके लिए मैं रवि जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। 1993 से रवि जी कनाडा में बसे हुए हैं और पिछले 15 सालों से इमिग्रेशन कंसल्टेंट बतौर सेवाएं दे रहे हैं। कनाडा की कॉलेज में उन्होंने इमिग्रेशन लॉ पढ़ाया है और इमिग्रेशन कंसल्टेंट के लिए उन्होंने सेमिनार भी कंडक्ट किए हैं। इसीलिए उनको हमने हमारे स्टूडियो में बुलाया है ताकि एक सही व्यक्ति सही जानकारी आपको दे सके। सबसे पहला सवाल रवि जी, बहुत सारे स्टूडेंट तो कनाडा जाते हैं, उसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, मगर एक बिजनेसमैन को जाना है वहाँ पर, तो उसके लिए क्या क्या वहाँ नियम है, क्या प्रावधान है कैनेडियन सरकार की ओर से? जी, सो कनाडा जाने के लिए बेसिकली आपके पास दो रास्ते रहते हैं, चाहे वो आप एज ए बिजनेसमैन जाएं या अदरवाइज। एक तो रहता है फेडरल प्रोग्राम, बहुत सारे फेडरल प्रोग्राम्स हैं जिनके अंडर आप जा सकते हैं, और दूसरे रहते हैं प्रोविंशियल प्रोग्राम्स। उन प्रोग्राम्स को हम लोग PNP प्रोग्राम्स ही बोलते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। ओके। तो सेम थिंग जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी वही रास्ते दोनों हैं। कुछ फेडरल प्रोग्राम्स हैं बिजनेस के लिए और कुछ हैं जो प्रोविंशियल प्रोग्राम्स हैं जी। तो ये दोनों में से कोई भी वो चूज़ कर सकते हैं। हर एक प्रोग्राम का अलग एक फ्लेवर है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, आपका इन्वेस्टमेंट जो है कितना लगेगा, कॉस्ट कितना रहेगा, टाइम कितना लगेगा, तो ये आपको थोड़ा सा उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन फेडरल प्रोग्राम्स भी हैं और प्रोविंशियल प्रोग्राम्स भी हैं जी। तो मेरे पास जब कोई क्लाइंट आते हैं, बात करते हैं, तो मुझे एक बार उनका प्रोफाइल देखना होता है। लेकिन फंडामेंटल चीज़ ये है कि भी उनसे ये भी मैं पूछता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस टाइप का बिज़नेस वहाँ करना चाहेंगे, कौन से शहर में आप बसना चाहेंगे, आपके इंडिया में क्या चैलेंजेस रहे हैं, उनको आप वहाँ पे उस अनजान कंट्री में जाके आप कैसे ओवरकम करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उनको खुद से पहले पूछनी चाहिए। फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, बट रास्ते कई हैं कनाडा में जाने के एज ए बिजनेसमैन। जैसे हम लोग उनको इकोनॉमिक प्रोग्राम बोलते हैं, स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम्स को। ओके। तो उनके अलग से क्राइटेरिया रहता है सिलेक्शन का और एडमिशन का। सेम वे जो बिजनेस प्रोग्राम्स हैं उनके लिए भी सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग अलग रहता है। तो ये है। आपने कहा कि फेडरल प्रोग्राम और PNP प्रोग्राम जी। तो ये जो PNP प्रोग्राम है वो एक जैसे होते हैं, एक ही तरीके के होते हैं, और उसके साथ में फिर एक बात आती है कि खर्च कितना होता है। जी, तो ऐसे फेडरल प्रोग्राम भी जो हैं वो अपने आप में अलग अलग हैं, पर ये सवाल के प्रोविंशियल प्रोग्राम क्या अलग हैं, हाँ। इसका जवाब थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मोस्टली जो प्रोविंशियल प्रोग्राम्स हैं वो एक ही स्ट्रक्चर पे बने हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनमें अलग अलग है जी। वहाँ पे कोई 11 प्रोविंसेस हैं। हर एक प्रोविंस ने अपना अपना कोई ना कोई इकोनॉमिक प्रोग्राम और कईयों ने कुछ बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम्स भी बनाए हैं। हर एक प्रोविंस ने बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम नहीं बनाया है। तो कुछ प्रोविंसेस हैं जिनके प्रोग्राम्स जो हैं काफ़ी पॉपुलर है, जैसे मैनीटोबा है, सस्कैचुअन है, न्यू ब्रंसविक है और ब्रिटिश कोलंबिया है। तो इनके प्रोविंशियल प्रोग्राम्स थोड़े से ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक कॉमन है। इसमें फॉर एग्जांपल आपको इनिशियल एक एक्सप्लोरेटरी विजिट करनी पड़ सकती है, ऑलमोस्ट मैंडेटरी है।
एक्सप्लोरेटरी विजिट से है कि आपको टूरिस्ट वीज़ा लेके वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ जाके उस प्रोविंस में थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि मैं किस टाइप का बिज़नेस यहाँ पे कर सकता हूँ। 1-2 महीना वहाँ रहना पड़ेगा, कुछ वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप जाएंगे, लोकल जो इंडस्ट्री के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, रियल स्टेट के जो रियल्टर्स हैं, उनसे आप मिलेंगे, प्रॉपर्टी कैसी लेनी है, कहाँ लेनी है, बच्चों को लेके आएंगे, कौन से स्कूल में डालेंगे, कहाँ पे रहेंगे। सो ये रिसर्च करके फिर आप अपने कंट्री में वापस आते हैं, फिर एक बिज़नेस प्रोजेक्ट बनाते हैं। वो प्रोजेक्ट जो है वो आप उस प्रोविंशियल अथॉरिटी जो है, इमिग्रेशन अथॉरिटी, उसको भेजेंगे। अगर उनको आपका ये आइडिया सही लगा, आपका प्रोजेक्ट ठीक लगा, तो फिर वो शायद फिर आपको वो इनवाइट कर सकते हैं। तो ITA जिसको बोलते हैं, इनविटेशन टू अप्लाई, वो ITA जो है वो भी बेस्ड रहता है हर महीने या हर 2-3 महीने में वो एक बार पूल में से लोगों का नाम निकालते हैं। तो पॉइंट बेस्ड है वो, तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं आपकी सर्टन बैकग्राउंड के हिसाब से। तो आप उसको ओवरकम करके अगर वहाँ से निकल जाते हैं, उस पूल में आ जाते हैं, तो आपको ITA आता है। देन फिर आप अप्लाई करते हैं वर्क परमिट के लिए, या कंडीशनल PR के लिए, डिपेंडिंग अपॉन विच प्रोविंस। पर स्ट्रक्चर मोर और लेस ऐसा ही है, एक्सप्लोरेटरी विजिट, अप्लाई फॉर ए ITA आ गया, उसके बाद फिर अप्लाई फॉर ए वर्क परमिट। वर्क परमिट मिलेगा आपको 1 या 2 साल का। फिर आप कनाडा आएंगे। आपने जो बोला था अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कि मैं ये प्रोजेक्ट लगाऊंगा, आपको प्रोजेक्ट लगानी पड़ेगी। वो उसमें शायद आपको 2 साल लगे, 3 साल लगे, या 1 साल में भी शायद आप कर लें। तो वो आप करके उसके बाद फिर दोबारा से इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को अप्रोच करते हैं कि लुक, मैंने ये बोला था आपको और ये मैंने कर दिया, अब मेरा जो वर्क परमिट है उसको कन्वर्ट कीजिए PR में, या मेरी जो कंडीशनल PR थी उसको कन्वर्ट कीजिए PR में। तो ये ओवरऑल प्रोसेस जो है काफ़ी हद तक कॉमन है मोस्ट ऑफ द प्रोविंशियल PNP प्रोग्राम्स में। जो फेडरल प्रोग्राम्स हैं उनका फ्लेवर अलग है, क्योंकि 2-3 पॉपुलर प्रोग्राम है फेडरल। आई वुड लव टू टॉक अबाउट देम आल्सो, पर वो थोड़ा सा अलग है, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? देखिए, उसमें मोस्टली वो पहले तो आपको इनकरेज नहीं करते कि आप एक्सप्लोरेटरी विजिट करें तो अच्छा है। अच्छा। हाँ, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जैसे C11 है, जिसको हम लोग ओनर ऑपरेटर बोलते हैं, या इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र है। उसमें कुछ हद तक है कि आपको वहाँ जाके एक्सप्लोर करके और कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, और फिर वापस आके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है। लेकिन वहाँ जाके वापस वंस यू हैव बीन देयर इन कनाडा अंडर ए वर्क परमिट कैटेगरी, तो वो वर्क परमिट से फिर आपकी जो PR का जो रास्ता है, जो जर्नी है, वो एक अलग प्रोग्राम है, एक्सप्रेस एंट्री, उसके साथ कनेक्टेड रहता है। ओके। उसमें अगर आप कहीं पे अगर आप पॉइंट सिस्टम में अगर आप पूरे नहीं उतरते, तो इसका अंदेशा आपको पहले से होना चाहिए। ये नहीं कि आपने इतना पैसा लगाया, इतना टाइम लगाया और बाद में एक्सप्रेस एंट्री में आप फेल हो गए। तो वो थोड़ा सा अलग है, उनका जो रास्ता थोड़ा सा अलग है, लेकिन टाइम वाइज और कॉस्ट वाइज ये सारे प्रोग्राम्स एक जैसे ही हैं। तो आपने जैसे एक सवाल पूछा कि इनका खर्चा कितना होता है। जी। तो खर्चा डिपेंड करता है कि आपने एक्सप्लोरेटरी विजिट पे कितना पैसा लगाया, आपने किस टाइप का इमिग्रेशन कंसल्टेंट हायर किया, उसने बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर कितना खर्चा किया, फिर आपने कौन से प्रोविंस में, कई प्रोविंसेस हैं जो आपसे मिनिमम $150,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, और कई ऐसे हैं जो $250,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। और ये मिनिमम है, मिनिमम इज़ द की हेयर, क्योंकि मिनिमम का मायने ये है कि आपको मोर और लेस उससे कहीं ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को आप फिर कुछ उसमें हिडन खर्चे भी रहते हैं। आपको वहाँ पे 3-4 साल वहाँ पे रहना है, या 2-3 साल रहना विद फैमिली, तो उसका खर्चा भी आपको ऐड करना पड़ेगा। फिर आप यूँ समझें कि आपने अपना जो चलता चलाया बिज़नेस अपने होम कंट्री में छोड़ा, चाहे वो कोई जॉब थी या वो, और वहाँ पे जाके आप कनाडा में जॉब बिज़नेस चला रहे हैं, तो ये लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी जो इंडिया में या अपने होम कंट्री में छोड़ के गए, या लॉस ऑफ रेवेन्यू छोड़, वो भी आप अगर काउंट करें, तो ये सारा अगर देखें तो ये हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि ये $4-5 लाख से कम नहीं पड़ता। क्लोज टू $500,000। ओके। आपने जिक्र किया वर्क परमिट और PR के लिए, जी, जो बिजनेस कैटेगरी प्रोग्राम में वहाँ गए हैं जी। तो ये PR के लिए जब कोई अप्लाई करता है तो कितना समय लगता है, जो बिजनेस कैटेगरी में कनाडा गया है? जी, सो अगेन मैंने आपको जो प्रोसेस बताया था सिर्फ इसी पर्पस के लिए बताया था कि कुछ एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इसमें स्टेप्स कितने हैं। हर स्टेप पे कहीं ना कहीं आप एक इमिग्रेशन ऑफिसर को चैलेंज कर रहे हैं, और वो आपकी एप्लीकेशन को, तो उसमें डिलेज होना और टाइम लगना और पैसा लगना लाजमी है।
जी। तो जितने भी ये प्रोविंशियल प्रोग्राम्स हैं इनमें एक्सप्लोरेटरी विजिट से लेकर और जब तक आपका पीआर नहीं होता बीच में वर्क परमिट भी आएगा, आपने अपना बिजनेस जो है लगा के प्रूव भी करना है। सो हमारे एक्सपीरियंस में ये सब जो टोटल प्रोजेक्ट को जो टाइमिंग है इसका प्रोसेसिंग टाइम, ये आज की डेट में 4-5 साल से कम नहीं है। देयर वॉज ए टाइम जब ये कोविड से भी 2-4 साल पहले ये 2 या 3 साल में हो जाता था, लेकिन आजकल थोड़ा इसमें आई वुड से अराउंड 4 to 5 years मिनिमम आप लेके चलें। 4 to 5 years जी। ओके इस तरह के जो बिजनेस कैटेगरी प्रोग्राम में जो जाना चाहता है जी। तो वो कैसे सिलेक्ट करें और सिलेक्शन के साथ साथ में उनको क्या क्या जानकारी और होनी चाहिए? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें हम लोग इमिग्रेशन प्रोडक्ट को भी एक प्रोडक्ट समझ लेते हैं कि इसको हमें पैसे से तोलना है या ज़्यादा टाइम से तोलना है और ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो किस कंसल्टेंट या किस लॉ फर्म के साथ जाएं इससे। पर इसमें कई चीज़ें और भी हैं एक बिजनेसमैन के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक स्किल्ड वर्कर के लिए शायद यही एक 2-4 पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आप सोचें और आगे बढ़ें, लेकिन एक बिजनेसमैन को थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। जैसे आप अपने कंट्री में चाहे कितने भी सीजन्ड बिजनेसमैन क्यों ना हो, आपके पास कितना भी बिजनेस एक्यूमेंट क्यों ना हो, लेकिन आपका वो सारा टैलेंट स्किल जो है, स्किल सेट है, वो कंट्री स्पेसिफिक है। अब अभी आप कनाडा मूव कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ऑल ऑफ ए सडन टोटली नए सिरे से करना है। वहाँ पे लैंग्वेज इशू भी आ सकता है, कल्चरल इश्यूज भी आ सकते हैं, वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्सेज लॉ हैं उनको आप नहीं जानते, इनकम टैक्स लॉज हैं उनको नहीं जानते, कॉर्पोरेट लॉज नहीं जानते, वो सब लीगैलिटीज़ कितनी हैं। लैंग्वेज कहने में आसान लगती है, लेकिन आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने मैनीटोबा के किसी छोटे से शहर में जाके कोई बिज़नेस खोला, वहाँ पे आपने कुछ गोरों को या गोरियों को रखा, उनकी कल्चर में और आपकी कल्चर, आप बॉस हैं उनके, और जैसे आपने यहाँ पे आप जिस तरीके से हम लोग बिजनेस कंडक्ट करते हैं, हाँ। वहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे जो बिहेवियर है, हाँ, यहाँ राइट जी। तो वो कई बार फिर ओवर स्टाफिंग करनी पड़ जाती है, या कुछ लोग छोड़ के चले गए तो आपको इनसिक्योरिटी हो जाती है, तो मैनेजर्स फिर ज़्यादा रखने पड़ते हैं, वो चैलेंजेस आ जाते हैं। लैंग्वेज सिर्फ सीखने से नहीं होगा, कल्चर को में रमने से नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपको पीआर नहीं मिली। पीआर मिल जाती है फिर आप जो भी करें, तो इस टाइप से मन में कई तरह की इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं। फिर आपके साथ आपका पूरा परिवार भी होता है, आपके पास आपके बच्चे भी हैं, आप वर्क परमिट पे रह रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी सोसाइटी में रह के घर में उस एक स्ट्रेस फैक्टर भी रहता है। सो जो दूसरी कैटेगरीज़ हैं उनमें हम लोग यहाँ से पीआर लेके जाते हैं। इसमें क्या रहता है कि आप वहाँ जाके स्ट्रगल कर रहे हैं, एक बिज़नेस नया जो है उसको ग्रास रूट लेवल से ऊपर लेके आ रहे हैं, और अभी तक आपके पास पीआर नहीं है। सो कहीं वो चीज़ों का अगर आपको गुमान है और पैसा अगर इतना लगा सकते हैं और टाइम के साथ, तो यस मैंने पिछले 7-8 साल से बिज़नेस इमिग्रेशन केसेस पे ही काम किया है, और मैंने कुछ हद तक पेन भी देखी है इसमें, और सक्सेसफुल भी हुए हैं। पर ये फंडामेंटल इश्यूज़ हैं जो जैसे जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि ये पहले से मालूम होना चाहिए। कितना मुश्किल है वहाँ बिजनेस करना? वैसे आपने जो बातें बताई उससे तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में अगर हम अवेयर हैं तो शायद मुश्किल नहीं है जी, मगर फिर भी कितना मुश्किल है और कितना आसान है कनाडा में बिजनेस करना? देखिए, बिजनेस करना इतना मुश्किल नहीं है वहाँ पे जी। इनफैक्ट वहाँ पे जो चले चलाए बिजनेस है ज़्यादा मार्केट में बिकते हैं और उनको एक्वायर करना आसान है। जैसे हम लोग तो यहाँ पे एक हलवाई का बेटा और उसका बेटा भी आगे जो है वो पुश्ते नहीं चलता ही रहता है। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पे लोग बहुत मोबाइल हैं, बिजनेस टू बिजनेस। एक एवरेज कैनेडियन जो है वो 5 बार अपना करियर चेंज करता है, जॉब्स नहीं, करियर चेंज करता है। अब देखिए, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था यहाँ से, इंडिया से, वहाँ भी जाके इंजीनियरिंग पढ़ा, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में गए, फिर सेल्स में गए, फिर रेस्टोरेंट ओनरशिप में गए, आज मैं इमिग्रेशन काउंसलिंग कर रहा हूँ। सो आम कैनेडियन का, नॉट कि भी जो एक इमिग्रेंट है उसका, आम कैनेडियन का भी जो जर्नी है वो ऐसे ही 5-6 प्रोफेशन में रहती है। सो मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशन इज़ वेरी हाई। अगर मेरे पास कोई अच्छा एक मैंने बिजनेस सेटअप किया तो ये नहीं है कि मैं सारी उम्र उसमें ही रहूँगा, मेरा मन चेंज हो गया या मैंने उस शहर से निकल के दूसरे शहर में कहीं जाना है, और फिर वहाँ पे जो जिस टाइप की वहाँ पे सोसाइटी है, घर में जो फैमिली स्ट्रक्चर है वही चेंज हो जाता है।
आपको अपने बच्चों के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता जैसे यहाँ पे सोचना पड़ता है। जी, तो जी। फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो आपने वो बिजनेस बेच दिया। यानी उसका ये चेंज करने के पीछे का कारण ये नहीं है कि असफलता आपको मिली है नहीं। इसीलिए आपने चेंज किया, नहीं, आप सफल है तब फिर भी। भी चेंज करते हैं। तो वो ज़्यादातर लोग वही हैं जो सफल होकर 4 पैसे बना के उसमें से निकलना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घाटे का बिजनेस भी बेचते हैं। जी। पर आपके लिए ऐसे जिससे बायर्स बिहेवियर मार्केट, आपको कहीं ना कहीं तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हर चीज़, हर इंडस्ट्री वहाँ पे रेगुलेटेड है, जो रियल्टर आपके साथ जुड़ेगा वो रेगुलेटेड इंडस्ट्री से आएगा, तो आपको वो गलत सलाह नहीं दे सकता। जी। तो वो जैसे यहाँ पे हमने कोई मकान खरीदना है तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं। वैसे ही वहाँ पे कमर्शियल रियल्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस में ही डील करते हैं, उनका लाइसेंस वहीं तक ही है। तो वहाँ पे बिजनेस खरीदना बड़ा आसान है। तो अगर मैंने अपने मन में एक टारगेट बनाया कि मुझे $1 लाख साल का कहीं ना कहीं मेरे को इनकम चाहिए अपनी फैमिली के लिए, तो उसके हिसाब से 2 लाख या 3 लाख का कोई बिज़नेस जो मेरे को कहीं पे लेना है, तो उस टाइप के बिजनेसेस अवेलेबल रहते हैं। हर तरह के बिजनेसेस, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ क्यों ना हो। तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा यहाँ से हम लोग सोचते हैं तो हमें थोड़ा अजीब सा लगता है कि बिज़नेस इतनी आसानी से कैसे मिल जाते होंगे। पर वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स में एड्स आती हैं, यू कैन बाय। सो रनिंग ए बिज़नेस और बाइंग एन ऑलरेडी रनिंग बिज़नेस इज़ वेरी ईजी। तो वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप कहाँ पे कौन सा बिज़नेस करेंगे, कितना उसमें पैसा लगाएंगे, वो थोड़ा उसके लिए शायद किसी एक कंसल्टेंट के साथ बैठना पड़ेगा। जी। कौन सा बिजनेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कनाडा में? अगेन आपके खुद की बैकग्राउंड पे है और किस शहर में आप जाके, अब फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में जाएं, वहाँ पे जो वैंकूवर है, तो वहाँ पे टूरिज़्म, वहाँ पे फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ये वहाँ पे बहुत, और वहाँ पे हॉलीवुड की काफ़ी स्पिल ओवर है। वहाँ वैंकूवर में बहुत सारी फिल्म प्रोडक्शंस होती हैं। वैंकूवर इसीलिए पहचाना जाता है कि वहाँ फिल्म प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती हैं। जी, तो वो एक इंडस्ट्री है। और लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है वैंकूवर का, बहुत सुंदर, और लोग उसी के लिए वहाँ जाते हैं कि अच्छा लोकेशन है, शूट करेंगे। बिल्कुल। तो वैंकूवर सियाटल के भी बहुत करीब है। सियाटल जहाँ पे बोइंग की फैक्ट्री है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री भी वहाँ काफ़ी है। तो डिपेंड करता है किस शहर में आप जाते हैं। वहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत है, जो पूरा प्रेरीज भरा हुआ है। पूरे नॉर्थ अमेरिका की जो ग्रेन बाउल है वो प्रेरीज में है, मैनीटोबा के आसपास। तो वहाँ पे बहुत सारे फार्मिंग, यहाँ से पंजाब से बहुत लोग गए हैं, गुजरात से बहुत लोग गए हैं जिन्होंने वहाँ जाके फार्म्स खरीदे हैं। अच्छा। ब्रिटिश कोलंबिया में भी। तो फार्मिंग इज़ आल्सो ए वेरी बिग इंडस्ट्री देयर। अगर आप टोरंटो की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बहुत है। सो आपके प्रोफाइल को कहीं कोई मिसमैच होगा ये नहीं मैं समझता। अगर आजकल खासकर अगर दिल्ली या जो यहाँ पे जो मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं गुजरात में भी, उनकी फास्ट लेन्स में अगर आपने ज़िंदगी जी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ पे कनाडा में किसी तरीके से अनसक्सेसफुल होंगे। जी, आपने जिक्र किया कि बिज़नेस खरीद सकते हैं, वहाँ बिज़नेस बहुत आसानी से बिकता है और लोग खरीदते हैं। दूसरी बात आपने अभी जिक्र किया कि ब्रिटिश कोलंबिया में लोगों ने जाके खेती भी की है, किसान बने हैं। जी। तो पीआर होने से पहले प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है? देखिए किस टाइप की प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना जो है थोड़ा मुश्किल है आजकल। कैनेडियन गवर्नमेंट ने पिछले साल बैन लगाया था, तो अगले 2 साल तक तो वो शायद चलेगा। बट कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं इमिग्रेंट्स की जो इमिग्रेशन से पहले आप खरीद सकते हैं, वर्क परमिट होल्डर्स जो हैं वो खरीद सकते हैं। लेकिन आप पीआर बनने के बाद तो कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। जी, पीआर से पहले वो फॉरेन इन्वेस्टर्स पे आजकल कुछ टाइम के लिए बैन है, तो वो कब खुलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर आप खरीदेंगे भी तो थोड़ी सी वो महंगी होगी, क्योंकि बैन लगने से पहले 20% का टैक्स उन्होंने लगाया था। तो कहीं ना कहीं वो डिस्करेज किया जा रहा था, क्योंकि प्रॉपर्टी रेट्स एज यू नो सारी वर्ल्ड में सब जगह पे बढ़ रहे थे। और वैंकूवर और टोरंटो और जो मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं कनाडा के, वहाँ पे प्रॉपर्टीज रेट्स जो काफ़ी बैलून कर गए थे। तो उसको रोकने के लिए, उसको थोड़ा सा उसमें डैम्पनिंग लाने के लिए ये कदम उठाया गया था। बट अगर आप पीआर हैं तो फिर तो आप खरीद कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके लिए खुला आसमान है। आप जो करना चाहे कर सकते हैं। आखिर में जो वडोदरा शहर के, गुजरात से, जहाँ से भी हमें लोग देख रहे हैं, उनमें जो बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन नहीं भी है मगर उनके पास में बिजनेस के आइडियाज़ बहुत सारे हैं, वो कनाडा जाकर बिजनेस करना चाहते हैं, उनको क्या सलाह दोगे आखिर में? देखिए
गुजरात से और पंजाब से बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं। इनफैक्ट गुजरात से लोग पहले अमेरिका ज़्यादा जाते थे, तो 90s में जब मैं वहाँ पे गया था तो गुजराती थोड़े से कम थे कंपैरेटिवली, पंजाबियों से तो कंपैरेटिवली आज भी थोड़े से कम है, लेकिन अब बहुत लोग हैं जो गुजराती वहाँ पे सेटल हुए हैं। और बिजनेस इमिग्रेशन के अंडर कैटेगरीज के अंडर बहुत लोग गए हैं और उन्होंने वहाँ पे अपना पूरा कम्युनिटी बनाया है। एक वहाँ पे अच्छा प्रोग्राम है जिसके बारे में अगर कभी आप वक्त दें तो मैं उसके बारे में बात करूँगा, स्टार्टअप वीज़ा। तो बिल्कुल मैं उसी के बारे में ज़रूर बात करूंगी, नेक्स्ट एपिसोड हम उसी पे करेंगे। जी। तो वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, अपकमिंग है और रिलेटिवली न्यू प्रोग्राम है और हम लोग उसको काफ़ी उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। सक्सेसफुल प्रोग्राम भी है, उसमें खर्च भी कम है और उसमें टाइम भी कम लगता है। पर वहाँ पे जो गुजराती कम्युनिटी है या जो इंडियन कम्युनिटी है, बिज़नेस वहाँ पे करने के लिए उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आजकल बहुत एंटरप्राइजिंग लोग वहाँ जा रहे हैं जी। इंडिया तो आजकल स्टार्टअप कैपिटल है जी। तो वही वैसे से ही आइडियाज़ वो वहाँ पे लेके जा रहे हैं और बड़े सक्सेसफुल हो रहे हैं। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टॉक टू एनी ऑफ योर कस्टमर्स। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि जी हमसे बात करने के लिए। खासकर आज एक ऐसे मुद्दे पर आपने बात की है कि एक बिजनेसमैन जिसने शुरू किया है या फिर यहाँ बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है वो भी कनाडा जाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वे टू विदेश कार्यक्रम में आज हमने बात की बिजनेस को लेकर जो कनाडा में आप जाकर कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि हम गुजराती, मैं बात करूं सिर्फ गुजरातियों की, तो हम गुजराती बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंड पीपल में गिने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, कि गुजराती जहाँ पर भी हो एक छोटा सा बिजनेस से अपनी शुरुआत करता है और काफ़ी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है। तो आप कनाडा जाकर बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, परिवार में, पड़ोसियों में, कहीं भी कोई भी इस तरीके के कार्यक्रम को लेकर प्रोग्राम में जाना चाहता है, बिजनेस प्रोग्राम में कनाडा, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत खास है। VNM टीवी पर खबरें और इसी खास चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। VNM टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, VNM टीवी का फेसबुक पेज लाइक करें। VNM टीवी अब जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर दिन भर खबरें और ऐसी खास चर्चा लेकर पहुंचता है आप तक। और अब VNM टीवी जियो फाइबर के जरिए आपके घर तक पहुंचा है, तो जुड़े रहे VNM टीवी के साथ। नमस्कार।